ये जो जातीय जनगणना वाला मामला है, यानी वो मुद्दा जो 2024 के चुनाव में आप जानते हैं कैसे जोर शोर से उठा और उसके बाद भी लगातार सियासी तौर पर तूल पकड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की घेराबंदी कर रही हैं। जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो, ये मांग की जा रही है और इसको लेकर मुखर सबसे ज्यादा विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी नजर आते हैं। और इस सब के बीच आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफी हद तक जातीय जनगणना पर एक तरीके से अपना स्टैंड साफ किया है। केरल में चल रही आरएसएस की बैठक के दौरान जातीय जनगणना से जुड़ा जब सवाल पूछा गया तो संघ की तरफ से कहा गया राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जातीय जनगणना कराई जा सकती है। तो आखिर इस बयान के जरिए संघ का इशारा क्या है, हुंकार में इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जरा देखिए सियासी वार पलटवार। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. Of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. भारतीय जनता पार्टी, उनका मातृ संगठन आरएसएस, दोनों बहुत कंफ्यूज हैं। उनके मातृ संगठन का भी जो गोलमोल सा जवाब है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। Definitely for all welfare activities, particularly addressing to the particular community or caste, special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. आरएसएस को अब ये बात समझ में आ गई है कि दलित वर्ग के साथ सीधी टक्कर उनको नुकसान देगी। आरएसएस बताए कि जाति गणना के साथ है या खिलाफ है। सत्ता के संसाधन पर सर्टेन लोगों ने जो कुंडली मार के बैठे, तो एक बार एक्सरे हो जाना चाहिए कि कौन सी बीमारी कहाँ कहाँ है, और एक्सरे क्या है? जाति आधारित गणना। जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो पूरा सिर्फ इस विषय पे राजनीति करने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो वाकई में एक आपत्तिजनक भी बात है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज शो में जो हमारे साथ चर्चा में शिरकत करेंगे, आप देख रहे हैं हमारे साथ संघ विचारक और पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी जुड़ रहे हैं आज शो में। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सौरभ मालविया लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। राकेश सिन्हा जी, आपसे समझना चाहती हूँ सर, संघ का ये बयान, इसे किस तरीके से देखा जाए? संघ जातिगत जनगणना के समर्थन में या विरोध में? राकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है राकेश जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि संघ जो है वो जाति जनगणना के विरोध में? सुरेंद्र राजपूत जी। वो कहते हैं ना, रुमाना कहते हैं कि सच से, झूठ से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। आजकल आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। संघ को साफ साफ बोलने में क्या उनके मुंह में दही जमी हुई है? क्या दिक्कत हो रही है? अंडे छील लें, उनको क्या करना है? स्पष्ट रूप से बताए ना संघ वाले कि साहब हम पक्ष में हैं या हम विरोध में। सच बात यह है कि जातिगत जनगणना को तो छोड़िए, आरक्षण और संविधान के ही संघ विरोध में है। और शुरुआत से तिरंगे को जलाने से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद गुरु गोवलकर भी जाति जनगणना खिलाफ, जातियों खिलाफ थे। आरएसएस ने तो हमेशा जातिगत जनगणना का, आरक्षण का विरोध किया। आपको याद होगा मोहन जी भागवत का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा था समीक्षा होनी चाहिए। आपको फिर मनमोहन वैद्य जी का भी बयान याद होगा कि आवश्यकता नहीं है।
तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जाति जनगणना का विरोध कर रही है, पहले इसका समर्थन करती थी, जब इनको सत्ता मिल गई जातियों से, उसके बाद अब इनका विरोध करने लगी। इसलिए विरोध कर रही है कि लगातार लोगों को पता चल जाएगा, पिछड़ों से आपको वोट तो चाहिए रोमाना जी, लेकिन पिछड़ों को हक नहीं देना चाहते आप। पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते आप कितने हैं, पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते कितनी कैटेगरी है, कितनी सब कैटेगरी है, पिछड़ों को आप ये नहीं बताना चाहते कि आपके पास संसाधन क्या है, और देश के संसाधनों पर मात्र 22 लोगों का कब्जा है। आप ये नहीं बताना चाहते रेल पर, तेल पर, भेल पर, सेवा पर, सारी चीजों पर नल का, नील का, कोल का, भील का कब्जा नहीं है। इन पर सब पर जो है किसी अडानी का कब्जा है, किसी अंबानी का कब्जा है। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो इन सब के कब्जे, संसाधन मिल जाएंगे। इसलिए संघ को भी विरोध करना है, ठीक है, और संघ के समर्थक सारे लोगों को भी विरोध करना है। राकेश सिन्हा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा, अभी भी राकेश सिन्हा जी हमारे साथ नहीं है। मैं जरा धीरेन्द्र जी का रुख करती हूँ। धीरेन्द्र जी, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब अगर समर्थन करना है तो खुलकर समर्थन करें, और ये जो बयान आया है क्योंकि खुलकर समर्थन तो नहीं किया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको विरोध का बयान मान रही है। आप किस तरीके से देख रहे हैं संघ के इस बयान को? देखिए, संघ ने कहा है, विरोध यहाँ कौन कर रहा है अभी तक यही समझ में नहीं आया है। विरोध के स्वर तो विपक्ष के लोग रोमाना जी उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध तो नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड बताया है कि जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा। आज अगर संघ ने भी कहा है कि इसका पॉलिटिकल टूल किट के जैसा इस्तेमाल नहीं हो, जैसा विपक्ष के लोग और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जहां पे 24 लोगों को ये खोज रहे हैं, सचिव नहीं है, और जो ये मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के नारे दे रहे हैं, इससे खतरा है। जातीय गणना कांग्रेस ने कर्नाटका में तो कराई रोमाना जी, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। क्यों? इसका भी जवाब इनको देना चाहिए ना। 2011 में इनकी भी सरकारें थी, भारत सरकार में ये लोग थे, उस समय भी गणना हुई थी, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कराया गया? हम लोग तो प्रतिबद्ध है कि इसको कराएंगे। जब लोकसभा की सीटें बढ़ रही है, महिलाओं को इतना बड़ा आरक्षण का लाभ मिला है सरकार के द्वारा, तो ये जातीय गणना के साथ में जो जनरल जनगणना होगी उसमें ये भी होगा। इसको बेवजह पॉलिटिकल टूल किट बना करके इस्तेमाल करना, हथियार, राजनीतिक औजार के तौर पर जातिगत जनगणना का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष जो है वो प्रतिबद्ध है। आप लोग, सुरेंद्र राजपूत जी, कभी अफसरों के अंदर जाति ढूंढते हैं, अब तो मतलब हद ही हो गई। अब मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इस तरीके के इवेंट्स में भी जाति ढूंढ कर ले आते हैं आपके नेता। तो क्या जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दा, जिसको संघ भी कह रहा है कि गंभीर मुद्दा है, ये मजाक या उसको हल्के करके या उसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है क्या? सुरेंद्र राजपूत, देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर हम जाति जनगणना पर राजनीति कर रहे हैं और हमारी राजनीति करने से जाति जनगणना हो जाती है, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। रामविलास पासवान जी की पार्टी भी बहुत स्पष्ट रूप से जाति जनगणना के पक्ष में है। खाली भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में है। एनडीए में जेडीयू भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, टीडीपी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, पवन कल्याण की पार्टी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। और हम लोग अगर जातिगत जनगणना को कराने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? संघ बहुत स्पष्ट रूप से, आज सुबह मैं आपको बताऊं रोमाना जी, आप बात सुनिए ना। सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर बड़े आराम से जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनको तो गिना दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो आपके साथी हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी तक, क्या ये लोग भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं? और सर, आप की बात वो तो आरोपी मानी जाएगी ना। आप कह रहे हैं कि साहब बीजेपी विरोध में है, जबकि मैं बताती हूँ 3 नवंबर 2023 ये अमित शाह जी का बयान मैं पढ़कर सुना देती हूँ। वो कह रहे हैं बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं रही, इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति नहीं करते हैं हम। इसके बाद सर इसी साल 12 अप्रैल को जेपी नड्डा का बयान, हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, और यहां पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना के विरोध में है। खैर, मेरे साथ इस समय अब राकेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही थी इस चर्चा की, लेकिन कुछ दिक्कत आई क्योंकि यहां पर संघ के बयान को सीधे सीधे जातीय जनगणना का विरोध कर दिया संघ ने, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप मुझे बताइए कि संघ का यह बयान किस रूप से देखा और समझा जाए? इस बयान पर आने से पहले मैं एक कांग्रेस के द्वारा दी गई विचार पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ।
जो कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं उसको बहस को आगे बढ़ाऊँ नहीं, मैं एक सवाल खड़ा कर देता हूँ। काका कालेकर की कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, दोनों को ठंडे बस्ते में किसने डाला था? और 2018 के 102वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया था। कांग्रेस पार्टी को किसने ऐसा करने से रोका था? ये छोटे छोटे 3 सवाल है, इस पर मैं उसके बाद में आता हूं। देखिए, राष्ट्रीय ये सवाल तो इसलिए बेमानी हो जाते हैं ना कि उसकी सजा तो एक तरीके से जनता ने पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नकार कर दे दी। 2014, 2019 और 2024 में भी 100 का आंकड़ा तो हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। अब सत्ता में तो बीजेपी है सर, और इस समय बीजेपी के सत्ता में जो सहयोगी दल हैं वो सब कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाइए। मेरा सवाल ये कि आज जो संघ ने बयान दिया है सीधे रोमाना जी, वो जाति जनगणना के समर्थन में या विरोध में? रोमाना जी, मैं इस पर आता हूं। आपने जो बात कही उस पर मैं एक लाइन बता दूं। देखिए, इलेक्टोरल फॉल एंड राइज यानी चुनावी जीत हार एक पक्ष है और राजनीतिक नैतिकता दूसरा पक्ष है। जब हम बहस करते हैं तो वह राजनीतिक नैतिकता होती है। हमारे बहस से कोई वोटिंग नहीं हो रहा है। आज राजपूत जी बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, इससे किसी पार्टी का ना वोट बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल मॉरलिटी का यूज करना चाहिए। जिन चीज़ों के खिलाफत हम रहे हैं, जिन चीज़ों को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज किस नैतिकता के साथ टेलीविजन चैनल पर हम बोल रहे हैं, यह किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को समझना चाहिए। अब मैं आता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टैंड पर। संघ अपने स्टैंड पर निरंतर कायम है। 2 बात स्पष्ट है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन है वो जारी रहना चाहिए, उसमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। जब भी कुछ हो तो कम्युनिटी कंसेंसस, एक संघ ने एक शब्द का उपयोग किया है, सामुदायिक सहमति, यानी किसी समुदाय के पक्ष में यदि आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस समुदाय के भीतर एक कंसेंसस, कम्युनिटी कंसेंसस या सहमति विकसित करनी चाहिए। ये समाज के हित में होता है। चूंकि जातीय जनगणना करने का 2 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है उन लोगों को चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना, जो लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और राज्य के सभी प्रयासों के बावजूद राज्य की जितने अवसर वहां तक पहुंचने चाहिए, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए संघ ने कहा कि ऐसी गणना से जिससे कि वेलफेयर मेजर्स को, यानी कल्याणकारी चीज़ों को अंतिम व्यक्ति तक पूर्ण रूप से पहुंचा सकें, आंशिक रूप से नहीं। इसलिए जातीय जनगणना वेलफेयर के दृष्टि से कराया जाना चाहिए। एक दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि जो साफ तौर पर मानना चाहिए कि प्रतिनिधित्व का होता है, कि बहुत से लोग जो कि मेघालय में हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जहां तहां पड़े हुए हैं, दलित समुदाय के हैं, ओबीसी के हैं, वे कभी सोच नहीं पाते कि हमारा भी कोई प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो जब जातीय जनगणना होती है तो समाज में सौहार्द के साथ विकास का उद्देश्य होना चाहिए। जबकि दूसरे, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1981 में और आज लगातार ये निरंतर कहा है कि हम सौहार्द के साथ करें। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जब संघ सौहार्द की बात करता है तो इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि कटुता नहीं बढ़े। भारत में हिंदू समाज जो मेजोरिटी में है, ये जातीय जनगणना का मतलब हिंदुओं के बीच गणना करना, उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से जुड़ा हुआ है और उसमें सभी जगह प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव लोग हैं। तो जातीय जनगणना का अंत यहां तक नहीं होना चाहिए कि समाज में सिविल वार हो जाए, समाज में आपस में कटुता बढ़ जाए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात करना बंद कर दे। तो जो कांग्रेस पार्टी, अंत में अपना कंक्लूड कर दूं, जो कांग्रेस पार्टी जो रणनीति अपना रही है वो सत्ता के भूख की रणनीति है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रस्ताव उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सत्ता की भूख में होते हैं वो किसी भी तरह समाज को, राष्ट्र को तोड़कर समाज के सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। भारत की जनता इसकी अनुमति नहीं देगी। हम अपना विकास चाहते हैं, के पास आऊंगी, लेकिन पहले छोटा सा रिएक्शन सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि साहब वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा जहां से कांग्रेस ने शुरुआत की थी और किस तरीके से इससे पहले ये पूरा का पूरा आरक्षण का मुद्दा, उस पर कांग्रेस का स्टैंड था। अब सिर्फ सत्ता का लालच है, कांग्रेस जातिगत जनगणना की जिद कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमने जातिगत जनगणना न करा करके गलती करी। काका कालेकर की रिपोर्ट हो चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, देर करके गलती करी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने गलती करी, हम अपनी गलती सुधार रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, नंबर 1।
नंबर 2, आप लोग तो आरक्षण के घनघोर विरोधी हो। आप तो स्वयं जातिगत जनगणना के समर्थन में थे। बिहार में आप सर्वे का समर्थन करते हो और उसके बाद आपके क्या नाम गोपीनाथ मुंडे जी संसद में कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में। हमने 2011 में जातिगत जनगणना करा दी थी, उसके आंकड़े रखने में भी राकेश सिन्हा जी आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? हम लोग आंकड़े नहीं रख पाए क्योंकि टेबुलेशन में कुछ गड़बड़ थी। आपकी सरकार आ गई, उसके बाद आपने जातिगत जनगणना के। और रही बात देश तोड़ने की बात, तो जातिगत जनगणना से देश टूटेगा कैसे? कोई आप हमें बता देंगे? आज की डेट में ठाकुर की, बामन की, बनिया की, अगड़े की, पिछड़े की, दलित की, हिंदू की, मुसलमान की, टीबी की, फ्रिज की, सारे की गणना करने में तो क्या नाम नहीं टूटता है, लेकिन नल की, नील की, कोल की, भील की गणना करने में आपके पेट में दर्द हो रहा है कि देश टूट जाएगा। अजीब किस्म का वितंडावाद है भाई आपका। कहां से देश टूट जाएगा? देश एक रहेगा। देश को तोड़ने वाले हो आप लोग। आप लोगों ने अंग्रेजों के समय से देश को तोड़ा है और आज भी आप देश तोड़ना चाहते हो। और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो जो आप हथकंडे अपना रहे हो वो कोई अब नहीं चलेगा। मैं अनुराग भदौरिया का रुख पहले हमने नहीं कराया, अनुराग भदौरिया कराएंगे। अनुराग, जो अभी राकेश जी ने यहाँ पर कहा है, राकेश सिन्हा जी ने बोला कि साहब संघ का स्टैंड क्लियर है। एसटी रिएक्शन ले लूं सर, बाकी मेहमान साहब इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, जो बात राकेश जी ने कही है कि SC/ST OBC के आरक्षण में के पक्ष में संघ है और साथ ही साथ संघ की तरफ से यह भी कहा जाता है कि किसी भी तरीके की काटछाट नहीं होनी चाहिए इनके आरक्षण में। तो सर, जातिगत जनगणना लेकिन समाज की एकता अखंडता के लिए खतरा, इससे भी संघ आगाह कर रहा है। आपको क्या लगता है, अगर जातिगत जनगणना होगी तो क्या वो आरक्षण का दायरा, उसमें कुछ काटछाट करनी पड़ेगी, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके की गुंजाइश आपको लगती है अनुराग जी? और इसी की वजह से वो खतरा है क्या? देखिए, संघ भारतीय जनता पार्टी को जब डूबने लगती है भारतीय जनता पार्टी, तो बचाने के लिए आता है। संघ को पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के मामले में, रिजर्वेशन के मामले में घिर गई, तो वह बीच का रास्ता अपनाते हैं। वही बात कह रही है जो बात हम कहते हैं। क्या कह रही है? कल्याणकारी नीतियों के लिए आरक्षण होना चाहिए। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं इतने दिनों से कि समाज के अंदर में ST, SC, OBC कितने हैं, उनकी क्या पोजीशन है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उनके पास योग्यता अभी है कि नहीं है, उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है। जब हमें उनकी संख्या पता चल जाएगी, उनकी स्थिति पता चल जाएगी, तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। यही तो हम इतने दिनों से कह रहे हैं। वही बात अब संघ भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए घुमा के कहना चाहता है, क्योंकि बीजेपी अब कैसे बोले भाई? बीजेपी बोलेगी किस मुंह से भाई? बीजेपी को बोलने को बचाएंगे? बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। वो तो भाई आपने देखा, लेटर भर्ती भी निकाल चुके थे, यूटर्न भी उन्होंने लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी है SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन का हक छीनना चाहते थे। दूसरी तरफ एक इनके नेता है इनकी पासवान की पार्टी, तो रामविलास पासवान जी की पार्टी जो आर लग गई बीजेपी ने, जिसके आगे आर लगा दिया, वो तो खुद ही जाति जनगणना के साथ खड़ी है। नीतीश जी भी जाति जनगणना कराई चुके हैं। तो पहले ये तय कर ले इनके घटक दल इनके साथ है कि नहीं है। तो जब ये RSS को पता चला कि इनके घटक दल भी जाति जनगणना चाहते हैं, तो बीजेपी को डूब रही है, उसको बचाने के लिए आई है। और ये चर्चा हम आप कर रहे हैं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजर्वेशन के मामले में और जाति जनगणना के मामले में और अपना अधिकार के मामले में नकार दिया। उसे पता है ये जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। ये नहीं चाहते कि ST, SC, OBC के जो उनकी संख्या है, उनका अधिकार उन्हें मिले। ये चंद लोगों को फायदा पहुंचाने में लगे। उन्हें पता है, सबको अपना पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। तो हम तो पहले कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उतना ही उसको अधिकार मिलना चाहिए। फिर ये सवाल इनके पास खड़ा हो जाएगा कि तो अधिकार दूसरों को देने में लगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर नट सेल में बोला जाए तो RSS सिर्फ एक ही काम करता है। वो जब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डूबने लगी है तो उसको बैटिंग करने आ जाती है। कैसे हम बैटिंग करके उसको बचा पाए, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, जनता ने तय कर लिया है। अब आपको RSS तो क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। जनता ने तय किया है आपको सत्ता से हटाना, क्योंकि आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, जनता के अधिकारों को छीन रहे हो। जनता के संविधान में जो अधिकार मिला उसको आप छीनना चाहते हो, आप रिजर्वेशन छीनना चाहते हो, और जो उनको पता चलना चाहिए उनकी कितनी संख्या है वो भी आप छीनना चाहते हो। इसलिए इस बार देश के अंदर में जाति जनगणना होके रहेगी। हम मांग कर रहे थे हमेशा से, आज भी मांग कर रहे हैं। जो PDA है,
पीडीए ही हमारा जो मुद्दा है, पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो पिछड़े अगले, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हमें और जनता इस पे आपसे जवाब मांग रही है, तो आपका जवाब मैं जल्दी से सौरभ मालवीय जी से कमेंट लेती हूँ। सौरभ जी, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर अनुराग जी कर रहे थे कि समझिए इस बात को, जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसके चक्रव्यूह में इस वक्त बीजेपी फंस गई है और उसी चक्रव्यूह को बीजेपी के लिए भेदने का काम क्या आरएसएस का ये बयान इसी रूप में देखा समझा जाए, रास्ता बनाया जा रहा है आरएसएस की तरफ से बीजेपी को जातिगत जनगणना वाले चक्रव्यूह से बाहर लाने का? देखिए रुमाना जी, यह सच है कि जो भी समाज में, देश में सरकार आती है तो सरकार की यह प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता है कि समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए ऐसा कार्य करे कि आम जन के जीवन में उसके सपनों में पंख लगे। इस देश ने लंबे समय तक संघर्ष किया, गुलामी के दौर से निकला है, ये देखा है देश, और कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, कभी कांग्रेस ने इसको नहीं देखा। जो छत्रप यानी क्षत्रिय दल रहे राज्यों के, वो भी जात के आधार पर ही राजनीति किए। इसलिए संघ का यह जो विचार है कि ये बड़ी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, इसे राजनीति से न देखा जाए, राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मूलभूत जरूरत देने की जरूरत है, यानी लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है संघ का स्टैंड क्लियर है और सरकार इसी काम को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिसको सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो संघ का कार्य अलग है, सरकार का कार्य अलग है। 2014 के बाद इस देश ने विकास की राजनीति, विकास की अवधारणा जात के बाद जातिवाद से निकल के काम किया था। मालवीय जी सुनिए, तो आप स्पष्ट आप बता सकते हैं हाँ या ना में, जाति जनगणना के पक्ष में संघ या इसके विरोध में संघ, आप बता सकते हैं इस बयान से? निश्चित, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाज का जब तक वर्ग, पिछड़ा वर्ग और एक एक व्यक्ति पीछे रह रहा है मुख्य धारा में, तब तक समाज को चाहिए आरक्षण, जाति गणना होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है स्टैंड यहां पर आरएसएस का। ठीक है अभय दुबे जी, फिर तो यही माना जाएगा कि जाति जनगणना इसका समय आ गया है और इसी मोदी सरकार में जाति जनगणना हम होते हुए देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है सर, फिर इसका सारा का सारा श्रेय तो विपक्ष लेकर जाएगा ना, खासतौर से राहुल गांधी, जिनकी तरफ से एक नहीं कई बार सदन में खड़े होकर जाति जनगणना होकर रहेगी, इसी पूरे मुद्दे को बार बार भुनाया गया है। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह फैसला नफा नुकसान के तराजू पर किस तरीके से सर अपना रंग दिखाएगा? ये तो बात आपकी सही है कि जातिगत जनगणना का समय आ गया है, अब इसको और टाला नहीं जा सकता। मजबूरी में या जानबूझकर, इच्छा से या अनिच्छा से, सारे देश में इस सवाल के ऊपर एक सहमति बन गई है और अलग अलग व्याख्याएं लोग करते रहेंगे, लेकिन सहमति बन गई है, वो होगी ही अब जातिगत जनगणना। जो जातिगत जनगणना से इनकार करेगा उसको राजनीतिक नुकसान होना बिल्कुल तय है। दूसरी बात, संघ की इस बात से भी सब लोग सहमत होंगे कि भाई कल्याणकारी योजनाएं बनाने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए अच्छी बात है ये जी। सभी लोग कह भी रहे हैं पहले से बात ये। तो दूसरा संघ का ये कहना है कि भाई इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत पैदा होती है, दिक्कत ये पैदा होती है कि जो लाभकारी योजनाएं हैं वही राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। कौन सी ऐसी लाभकारी योजना नहीं है जिसे बनाने वाली पार्टी के सीएम या पीएम का ठप्पा उसके ऊपर ना लगा हो? एक भी लाभकारी योजना बना दीजिए आप। जो अगर केंद्र सरकार बनाती है तो उसमें पीएम का ठप्पा लगा हुआ है, अगर राज्य सरकार बनाती है तो उसका वहां सीएम का ठप्पा लगा हुआ है। तो सब मंच, टीवी के मंच पे आप इतने दिनों से प्रोग्राम कर रही हैं, आपने देखा है कि पार्टियों के प्रवक्ता और समर्थक ऊंची आवाज में ये कहते नजर आते हैं कि हमने इतने लोगों को इतनी राहत दी, इतना पैसा बांटा, ये सब लाभार्थी हैं और ये हमारे वोटर हैं। अब सवाल ये है कि जब अब इसका आप क्या इसका निराकरण कैसे करेंगे कि लाभकारी योजनाएं तटस्थ भाव से बनाई जाएं, उनका राजनीतिक फायदा लाभार्थियों को अपना वोटर न समझा जाए। ये तो लगातार हो रहा है इसमें और इसी तरीके से होता रहेगा। इसलिए ये जो इच्छा व्यक्त की जाती है कि लाभार्थी योजनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, इस इच्छा के पीछे भावना ये होती है कि जो पार्टी सत्ता में है वो करती रहे इस्तेमाल। तो सत्ताधारी इस्तेमाल करता है तो वो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होता है, विपक्ष जब इस्तेमाल पे आपत्ति करता है तो वो राजनीति होती है। ये असली समस्या है।
ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा रखा। मुझे लगता है राकेश सिन्हा जी को इस पर आना चाहिए। सर सही बात है, जातिगत जनगणना, आंकड़े आएंगे, कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, तो कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ही तो फिर चुनाव जीते जाते हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है वो वोट बैंक अपना बनाने में। तो अब जब संघ कहता है कि साहब इसका चुनावी राजनीति में इस्तेमाल ना हो, तो मतलब संघ क्या कहना चाह रहा है सर? क्या ग्राउंड रियलिटी से कटा हुआ है संघ, या फिर संघ जो है वो यहाँ पर बायस्ड है, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहा है संघ? अभय जी ने बहुत ही वाजिब जायज सवाल उठाया है और उसका मैं उत्तर देता हूँ। इस देश में अभय जी 9 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नोमैडिक ट्राइब कहते हैं। हम सब जानते हैं वो नोमैडिक ट्राइब को, जिसको क्रिमिनल ट्राइब ब्रिटिश राज ने कहा था 1924 में, और बाद में जाकर उसको इस धब्बे से हटाया गया था। उन 9 से 10 करोड़ लोगों के लिए कौन लोग काम कर रहे थे? न समाजवादी पार्टी का, न राष्ट्रीय जनता दल का, न कांग्रेस पार्टी का, न किसी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का, किसी का आज तक एक छोटा प्रस्ताव नहीं आया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास परिषद बना के काम कर रही है और लगभग सभी ऐसे 10 करोड़ लोगों तक हम पहुंच पाए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने राज्यसभा के पहले भाषण में उसी मुद्दे को उठाया था और मुझे खुशी है, मेरे उठाने के कारण नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में घुमंतु जाति के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो अभय जी कहने का हर काम वोट के लिए किया जाता है, चूंकि घुमंतु जाति के लोगों के पास न पोस्टल एड्रेस है, न वोट करने का कोई सिस्टमेटिक तरीका है, इससे पार्टियों का कोई लेना देना नहीं। और उन पार्टियों के समर्थक हैं अभय जी जैसे जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी नज़र में भी वे लोग नहीं आए। वो आरएसएस की नज़र में आया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नज़र में आया। इसलिए मैं कहता हूं कि वेलफेयर कल्याणकारी योजनाओं पे भले ही प्रधानमंत्री जी का फोटो लगे, किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस जातीय जनगणना के द्वारा यह कल्याणकारी राज्य को सबस्टांसिव फॉर्म में, ठोस रूप में, अंतिम व्यक्ति जिसको अंत्योदय, जिसको 1977 में शुरू हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, वहां तक हम पहुंचे। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आरएसएस समाज में सौहार्द के साथ सभी लोगों को, हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। धारणा बनाने से काम नहीं चलता। एक प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया कि 2011 में जातीय जनगणना हुई, उस आंकड़े को हमने लाए। सुरेंद्र राजपूत जी, किस तरह से आपने कराया कि 6 करोड़ 73 लाख 6 करोड़ 73 लाख एरर्स को दूर करते करते 4 साल हो गए। अभी भी 1 करोड़ 45 लाख एरर्स उसमें पड़े हुए हैं। 1 करोड़ 45 लाख गलतियां भी हैं। 6 करोड़ 73 लाख गलतियों को हमने सुधारा है। नया ही करवा लीजिए सर, वही बेहतर है। इतनी गलतियां कौन सुधारता रहेगा बैठकर? करोड़ों पता नहीं कैसा काम करके गए हैं पिछली सरकार में सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ पर बैठकर अपना हाथ हिला रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का ही रुख कर रही हूँ सर, और मैं इनसे जानती हूँ। तो मतलब ये विपक्ष का दबाव बनाना काम ना आया। अब ये जो आरएसएस का बयान और जो आरएसएस का स्टैंड सामने निकल कर आ रहा है, फिर तो ये जातिगत जनगणना देश में होगी, जिसका अभय जी भी कह रहे हैं समय आ गया है, और हम सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जातिगत जनगणना के बिना अब काम नहीं चलने वाला, जिस तरीके का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन श्रेय जातिगत जनगणना कराने का विपक्ष नहीं, आरएसएस है जो राह दिखा रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है। तो मतलब आप लोग खाली आते रहने वाले हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, वो कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। राकेश सिन्हा जी झूठ के आगे पीछे दरिया चला रहे हैं। हम तो कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि आज आपका मुंह खुल रहा है 2014 से 2024 में कि इतने करोड़ गलतियां थी, ऐसा था वैसा था। अब तक तो आपका मुंह नहीं खुला। और 2011 के बाद 2021 में जातीय जनगणना हो जानी चाहिए थी। आपकी ना हिम्मत हुई, ना हैसियत हुई, ना हौसला हुआ। जनगणना कराने तक का तो आपका हौसला नहीं हुआ और आप कोरोना के पीछे छुप जाते हैं, जैसे क्या नाम 100 कीड़े खा करके कोई छिपकली नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। अरे जो देश में क्या प्रधानमंत्री पिछले 4 साल से क्या नाम जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, आप उनसे जातीय जनगणना की बात करते हैं। तीसरी बात आप कहते हैं कि साहब ने पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, ये बना दिया। सारे पिछड़ों की नौकरी और सारे दलितों की नौकरी तो आप लेटरल एंट्री के जरिए खाना चाह रहे हैं। आप इस पे भी कह दीजिए कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। सच बात यह है कि आप श्रेय ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। संघ ले ले श्रेय, भाजपा ले ले श्रेय, राकेश सिन्हा ले ले, रुमाना इसार खान ले ले श्रेय। आप जातीय जनगणना कराइए क्योंकि यह आवश्यक है।
आप लोगों को नौकरियां दीजिए इसी हिसाब से। आप नल को, नील को, कोल को, भील को सिर्फ इसलिए क्या नाम समाज की मुख्य धारा से अलग मत रखिए राकेश सिन्हा जी कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। आप श्रेय खुद लीजिए जितना चाहिए, हम लोग लिख के दे देते हैं। मैं आ रही हूं अनुराग जी, आपके पास आ रही हूं। राकेश जी आपके पास आ जाऊंगी, जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सुरेंद्र जी ये तो बता दीजिए कि श्रेय आप लोग ले क्यों नहीं रहे या ले पा नहीं रहे? मतलब कर्नाटक में आपकी सरकार, वहां पर जनगणना हुई भी है, आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसे ही मामला अटका रखा है। क्यों? थोड़ा श्रेय आप भी लीजिए, इतनी मांग जोर शोर से आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जातीय सर्वे और जातीय जनगणना में अगर अंतर जान जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। वहां जातीय सर्वे हुआ है, सर्वे के बिहार आंकड़े में बाहर नहीं आने जातीय चाहिए सर्वे क्या? हुआ है, बिहार में तो जातीय सर्वे हुआ और जनगणना आंकड़े आए। कराने का कर्नाटक के अंदर जो सर्वे करा लिया है, कम से कम उसके आंकड़े ही रख देते। रुकिए ना, आप इतना परेशान, आप इतना परेशान क्यों हो जाते? पूरा सवाल का जवाब तो सुन लिया कीजिए। हम डर जाते हैं आपसे, भाई बड़ा मसला हो जाता है। नहीं, आधी बात में राकेश सिन्हा जी को निर्बाध रूप से 5 मिनट बोलने देंगी, ठीक है ना? हम तो कहते हैं जातीय सर्वे हुआ है, उसमें कुछ कमियां, उसकी टेबुलेशन हो रही है, हम सामने रखेंगे। कर्नाटक में भी क्या नाम, कर्नाटक में सामने रखेंगे, तेलंगाना में करेंगे, हरियाणा, हिमाचल में भी करेंगे। और जातीय जनगणना हमने राजस्थान में शुरू कर दी थी, आपकी सरकार, भाजपा की सरकार ने आकर के बंद कर दी। हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर जातीय सर्वे, जातीय जनगणना, ये सारी चीजें रखने के बाद आप जनगणना जाति क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि केंद्र में सरकार, आप ही ले लीजिए आप सारा का सारा श्रेय। आप दे दीजिए पिछड़ों को 29 लाख नौकरियां जो केंद्र में खाली पड़ी हुई हैं, हम आपके साथ खड़े हुए। आप दे दीजिए क्या नाम, सीधे सीधे लेटरल एंट्रीज को खत्म करके आप ये सारा का सारा आरक्षण जिनको देना चाहिए आप उनको दे दीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं, आप ले लीजिए सारा श्रेय। आप राजनीति मूल रूप से सिर्फ 2 लोगों के लिए कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी। आपकी नजर में पिछड़ी जाति वाले भी 2 हैं, अडानी और अंबानी, और आपकी नजर में पिछड़े, दलित, सब कुछ को गरीब, सब जो हैं वही सिर्फ 2 लोग हैं और कोई है ही नहीं। इसी वजह से आने वाले समय में आपको 2 ही वोट मिलेंगे। राकेश सिन्हा जी, मतलब वो जातीय जनगणना वाला मुद्दा जो है वो जमीन से उठ रहा है सर। इसी वजह से संघ को महसूस हुआ कि इसको लेकर खुलकर बात रखी जाए और ये केंद्र सरकार को एक तरीके से दिशा दिखाई जाए। देखिए, देश की सामाजिक आर्थिक जो ताकतें होती हैं वो समय समय पे काम करती रहती हैं। संघ जमीन पे काम करता है और जमीन पे काम करते हुए संघ ने अपनी एक दृष्टि बनाई है। और दृष्टि मैंने कहा 1981 में जब गुजरात में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, तब जब संघ ने प्रस्ताव पारित किया और आज जो संघ कर रहा है, तो हम 2 बातें यहाँ कहना चाहते हैं। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। जो आपने कर्नाटका का मुद्दा उठाया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। दुखती रख थी, आपने कर्नाटका का मुद्दा उठाया और आपसे कह रहे हैं वो डर गए। डरना तो उनको अपने चीफ मिनिस्टर और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से चाहिए, जिसकी लड़ाई में वो मामला फंसा हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता कहाँ चली गई। वो कहती है कि नेहरू जी की तुलना उसने कर ली है किससे, हम तो कभी नहीं किए, वो कोविड से कर दिया। कहा कि उसके पीछे कीड़े मकोड़े छिप जाते। ऐसा मत कीजिए। देखिए, राजनीति में हम अपमान ना करें। दूसरी बात जो यहाँ पर है, जातीय जनगणना का तात्पर्य होता है कि उन लोगों को चिन्हित करना। क्यों चिन्हित किया जाता है? क्योंकि वे राज्य के सभी कार्यक्रमों की नीतियों के बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाए। गणतंत्र, एक बात सुन लीजिए, अभी मैंने एक बात बताइए। जब नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, एक बार नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति, वो हो गया सुरेंद्र, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए। नेल्सन मंडेला ने, वो निकल गया मामला, वो निकल गया। सुन लीजिए, वो तीर छूट गया है सर कमान से, कोई बात सुन लीजिए। नेल्सन मंडेला अपमान ही नहीं किया। ठीक है सर, कोई बात। आप लोग अपमान कर रहे हो, देश का अपमान कर रहे हो, पिछड़ों का अपमान कर रहे हो, गरीबों का। अरे सुन तो लीजिए और कमान से निकली, पहले सुन लीजिए, जबान से रोमाना जी मैं पहले बोलूं हो पाती है। सुरेंद्र भाई कोई बात नहीं, हो जाता है सर, हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अपनी बात पूरी कर, मैं अपनी बात पूरी कर, फिर बोलिए। राकेश सिन्हा जी अपमान कर रहे हैं, ठीक। सुन लीजिए, ओहो सुनिए ना, नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति हुए तो हम सब खुश हुए कि एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ अफ्रीका में जो कि सबसे पिछड़ा था, जो समाज के हाशिए पर था, अपार्थाइड का विक्टिम था। जब भारत में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? अच्छा होता राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है। अच्छा होता है कांग्रेस प्रस्ताव पास करती कि देश के लिए स्वर्णिम अवसर है और भारतीय जनता पार्टी ने भले उनको उम्मीदवार बनाया, हम उनका समर्थन करते हैं। किन शब्दों में टीएमसी के नेता ने कहा, किन शब्दों ने कांग्रेस के नेताओं ने उनका अपमान किया, यह छिपी हुई बात है क्या?
देश के ट्राइबल का, दलितों का अपमान आप करते हैं। सीताराम केसरी के साथ आपने क्या किया था? आप ओबीसी की बात करते हैं। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर अगर पीछे की बातें यहाँ पर की जाएंगी तो आज जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो भटक जाएगा। वैसे ही सुरेंद्र राजपूत जी तो कह चुके हैं ना कि वो जो काका केलकर रिपोर्ट बीपी मंडल पर जो उनका रुख था वो कह रहे हैं हमारी गलती थी, हम माफी मांगते हैं। उसके लिए भी मांग लेंगे सर वो माफी। फिलहाल आज के मुद्दे पर रहते हैं। बहुत देर से अनुराग भदौरिया आपकी बारी का वेट कर रहे हैं। जी अनुराग जी, देखिए अभी उन्होंने एक बात बोली कि नेल्सन मंडेला, द्रौपदी मुर्मू जी बिल्कुल हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, लेकिन आप सम्मान कब देते हो? जब मंदिर का उद्घाटन करते हो अयोध्या में तब तो उन्हें नहीं बुलाते आप, ये आप सम्मान देते हो उनका। जब यहाँ पार्लियामेंट भवन नए सदन का उद्घाटन करते हो तब भी आप नहीं बुलाते हो, ये सम्मान करते हो आप उनका। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इसलिए ये बातें बोलना बड़ी बड़ी बंद कीजिए। आप अगर उनको पद पे बैठाते हो तो उनका सम्मान करना भी सीखिए, जो आप सम्मान नहीं करते हो उनको। बताइए, पार्लियामेंट के भवन, नया भवन बना और उन्हीं को आपने इन्वाइट नहीं किया, उनके हाथ से उद्घाटन करवा लेते तो क्या बुरा हो जाता? बताइए, देश की राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो क्या आपको दिक्कत थी? क्या प्रोग्राम के मंदिर पे वो इन्विटेशन होता, वो पहुंचती तो क्या दिक्कत थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, आपका संघ कहता है कि नहीं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये जो जाति जनगणना में राजनीति कौन करता है? आपके ही नेता जब चुनाव आता है, चुनाव के बीच तो अपनी जाति बताने लगते हैं, मंच पे खड़े होकर अपनी जाति बताते हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना पे राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और राजनीति करते 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 वो इतना फंस गई बुरी तरह से, उसे पता चल गया कि अब जनता चाहती है कि देश के अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसकी संख्या कितनी है, तब आप जाके आरएसएस आपको बचाने के लिए आई है कि हम अगर कुछ बोल देंगे उस पर राकेश सिन्हा जी आएंगे। अब सुनिए, राकेश सिन्हा जी आएंगे, राकेश सिन्हा जी ज्ञान की बातें करेंगे। अरे इतना ज्ञान देने से अच्छा सीधा बात बोल दीजिए ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जो अधिकार है वो लोगों को मिलना चाहिए, जो एसटी एससी ओबीसी हैं, जो अगड़े पिछड़े हैं, जो पीडीए का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सही है। समाजवादियों ने जो पीडीए का फॉर्मूला लेके आए, जो पीडीए की बात करते हैं, यही सही है, यही देश को आगे लेके जाएगा। क्योंकि लोगों को अपना जो सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, मुक्त धारा में कैसे आए, कैसे वो अपनी काबिलियत को साबित करें, उन्हें कैसे रिजर्वेशन मिले, उन्हें कैसे उनका हक मिले, संवैधानिक हक कैसे मिले जो बाबा साहब देके गए। तभी तो इसी बात पे तो हम लड़ रहे हैं ना पीडीए को लेके। आप मेरे साथ आ जाइए, तो आप आरएसएस से कह दीजिए कि जो पीडीए समाजवादी बात कर रही है वही सही है। बात बाकी हम घुमा फिरा के बोलने से कोई फायदा नहीं है। उनका जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको पीडीए के फार्मूला पे आना पड़ेगा। धीरेन्द्र मुन्ना जी, विपक्ष कह रहा है कि हमारा ही फॉर्मूला है, हमारा ही फॉर्मूला चलेगा। और अगर सत्ताधारी पार्टी इतनी ही ज्यादा इस फॉर्मूले को लेकर मन से इसके साथ होती तो फिर बिहार में क्या दिक्कत है? केंद्र में भी अपनी सहयोगियों की सरकार है, तो कम से कम बिहार में जो आरक्षण वाला मामला था वो अध्यादेश के जरिए तो लाया जा सकता था ना सर। उस पर कानून बनवा लेते केंद्र से, क्यों नहीं बनवा पाए? क्यों कोर्ट में उलझा दिया उस मामले को? इसके पहले तो रुमाना जी आपने कहा था कि क्रेडिट की बात आ रही थी, इसकी सबसे पहले शुरुआत बिहार में हुई थी और सरकार एनडीए की थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सारों लोगों ने किया है। नहीं सर, जब शुरुआत हुई तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार महागठबंधन की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं थी, महागठबंधन की सर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे और बाकी जितने दल थे सबने समर्थन किया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय एनडीए सरकार में थी और उस कैबिनेट में ही आया था 23 नवंबर को। आप याद रखे, कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। और बाद में फिर ये तेजस्वी जी वगैरह आए हैं। मेरा ये कहना कि बिहार ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लिया है, आज पूरे देश में इसको कराया जाएगा रुमाना जी, इससे कोई इनकार थोड़ी न कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो संघ ने जो चिंता जताई है उसको मैंने पहले कहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ही समझदार है, बातों को घुमाते हैं, बातों के धनी है, शेरो शायरी करके निकल जाते हैं। वही इंदिरा गांधी जी की पार्टी है ना कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मुहर लगेगी हाथ पर। आज देखिए कि नारे सत्ता की भूख में ऐसे ऐसे बदल दिए कि पार्टी को तो ले आए इन्होंने फुटपाथ। आज ये खुद को क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कितने संजीदा है जब पत्रकारों का वो जात पूछते हैं, इस वर्ल्ड में वो अपना जात खोजते हैं। अरे इस चीजों से हटिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन्हीं सब मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है। और हमारे अभय जी, अब संघ का बयान भी आ गया है, तो अब क्या ये जाति पर घमासान आपको लगता है और बढ़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से बिना किसी हीले हवाले के, बिना लफ्जों के किसी हेर फेर के ये घोषणा करे कि जो नया सेंसस होगा, नई जनगणना होगी, वो जातिगत जनगणना होगी। ये प्रस्ताव वहां से आना चाहिए।
ये बहसें हम लोग करते रहेंगे, आगे भी हम और राकेश जी सब लोग बैठ के ये बहसें करते रहेंगे, ये चलती रहेगी। लेकिन केंद्र का काम जनगणना कराना है, और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, जो भी जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से आना चाहिए कि नई जनगणना जातिगत जनगणना होगी। जब तक ये वक्तव्य नहीं आएगा तब तक मामला कुछ न कुछ विवाद पैदा होता रहेगा। बिल्कुल, जितनी जल्दी ये बयान आ जाए उतनी ही जल्दी ये जो जाति को लेकर पूरा घमासान है शायद उस पर विराम लगे, वरना तो जाति जनगणना वाला मुद्दा यूं ही सियासी मैदान में सियासी आर पार का मुद्दा बना रहेगा, गर्माता रहेगा और इस पर राजनीतिक दंगल आप यूं ही देखते रहेंगे।